अभी आप रेकोडिक की बात कर रहे थे। रेकोडिक में सऊदी अरब की शमूलियत यकीनन एक अहम पेशरफ्त है। इसको एक तो आप देखते कैसे हैं और इस सिलसिले में मामलात कहाँ तक आगे बढ़े हैं? देखिए, माइंस एंड मिनरल्स में बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान का। मैं फिगर इसलिए नहीं कोट करता कि वो ओवर द ईयर्स हैं, ओवर द 100 ईयर्स। अगर बहुत बड़ा फिगर कोट करूं तो लोग भी कहेंगे कि पता नहीं कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, पर ये बात तो अयां है कि 28 में पहला रेकोडेक निकलेगा। 28 नहीं होगा, 27 या 29 हो जाएगा, बट अराउंड दैट तो एक एक्सपोर्ट शुरू होगी। बट ये एक ही रेकोडेक तो नहीं है ना, उसके इर्द गिर्द मतलब कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक के ज़खायर, गोल्ड के ज़खायर तो मौजूद हैं। ये पाकिस्तान एक ट्रू कहानी बन गई है कि हमारे पास ज़खायर हैं पर गवर्नेंस का फ्रेमवर्क नहीं है कि निकाल कर दुनिया को बेच सकें। बट ये आना ही आना है। मेरी जनरेशन में आए, आपकी में आए, किसी के में भी आए, ये तो करना ही करना है हमने। बिकॉज ये पाकिस्तान को अल्लाह मियाँ ने उस चीज़ से नवाजा है जिसको हम गवर्नेंस इशू की वजह से क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे। सो अब रेकोडेक में अगर इन्वेस्टमेंट आनी है, इस पर कोई अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है फंड्स की ज़रूरत की। वो बेस इस पे होनी चाहिए कि अगले 50 साल में या 100 साल में वहाँ से क्या निकलना है। फेडरल गवर्नमेंट का 25% का शेयर है, अगर उसको डाइल्यूट करने जा रहे हैं हम, तो आई रियली होप कि वो उस चीज़ पर हो जिसमें रेकोडेक में भी इंटरेस्ट आए, पर वो फिर आगे भी बढ़े उससे। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक रेकोडेक में तो ऑलरेडी देखे ना 25% हमने डाले हुए हैं। बैरिक खोद रहा है, बैरिक गोल्ड एक दुनिया की, BHP, बैरिक गोल्ड, ये दुनिया की अच्छी कंपनीज में, दुनिया की मार्केट्स को समझता हूँ, वी हैव अ गुड पार्टनर। वो 50% पे खोद रहा है, लेट देम कम आउट। फिर ये भी आखिर हमें मालूम होना चाहिए ना कि अगले 50 साल में इंशाल्लाह पाकिस्तान से जो कॉपर निकलेगा फिर उसको इम्प्रूव करके दुनिया में कैसे बेचेंगे। सो आई रियली कि ये सारी स्टडी हो और फिर इस पे बेस्ड हो के ये $1-2 अरब तो चले यहाँ आ जाए। व्हाट अबाउट डेवलपिंग द रेस्ट ऑफ द माइंस, उनमें कैसे? क्योंकि होल्ड, मैं हमेशा कहता हूँ वी होल्ड पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, कि हम इसको बेहतर छोड़ के जाएं आने वाली जनरेशन। मैं कभी कभी अफसोस से कहता हूँ कि जो हमारे पीछे की जनरेशंस गुजर, उन्होंने वो कई काम नहीं किए जिससे हमें एक बेहतर पाकिस्तान मिलता। पर ये काम करने हैं ना कि वी होल्ड दिस लैंड फॉर द पीपल हु हैव आवर चिल्ड्रन हु विल कम। वन रियली होप्स कि हम ये सारे काम कर सकें। अगेन मैं फिर कहता जाऊंगा, कॉम्पिटिशन डिटर्मिन करेगी, चाहे वो हम अच्छे माहदे बाहर से करें, हम पाकिस्तान जो बजट है उसमें बहुत रिफॉर्म करें, हम पान की PIA बेचें, एनर्जी सेक्टर को ठीक करें, ये सारे काम कर लेंगे, पाकिस्तान लग सकता है, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है। बट द हार्ड वर्क हैज़ टू बी देयर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हम भी इस सिलसिले में ज़ाहिर सी बात है पूरी कौम दुआ करती है कि पाकिस्तान अपने सरमाए से, अपने जो इस तरह के ज़खायर हैं उनसे तरक्की की तरफ जाए। अच्छा, बैरूनी सरमायाकारी की हम बात कर रहे हैं और ऑयल रिफाइनरी का अगर जिक्र करें तो बैरूनी सरमायाकारी से ऑयल रिफाइनरीज का क़याम 2019 के इस अहम तरीन प्रोजेक्ट की राह में सुर्ख फीता हाइल रहा है। SIFC के क़याम के बाद इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है? ये तो देखें तो दिली अफसोस से कहना पड़ता है, हम 2019 में चूँकि टेबल पे थे और हम भी इतना फरवर था, इतनी कोशिश थी कि हम आ गए इस पे, और आज 5-6 साल बाद मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम वहीं पे खड़े हुए हैं। अच्छा। मतलब कब तक पाकिस्तान में हम ये काम इस तरह चलाएंगे? सो SIFC की एक एंगेजमेंट है, बट मेरा ये ख्याल है कि अब पेट्रोकेमिकल की जो रिफाइनरी है उसमें शायद इंटरेस्ट जो है वो सऊदी अरेबिया का भी कम हो गया होगा। उसकी ओर मत सकता हूँ क्योंकि चीज़ें मूव कर गई हैं अब फ्रॉम पेट्रोकेमिकल टू प्रॉबेबली EVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इस तरह की चीज़ों में। सो आई थिंक अब जो इंटरेस्ट अगर आएगा तो कोई काइंड ऑफ रिफाइनरी जो कि ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कि केमिकल्स में यूज़ हों, उसकी गुफ्तगू हो रही है। आई थिंक इसकी अभी तक कोई इसको अमली जामा पहनाने के लिए अब जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ जाए, इस पे वन कैन नॉट बी श्योर। अच्छा सर, एक अहम सवाल, एक जानिब मुआशी इशारे बुलंद हैं और मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है और बैरूनी सरमायाकारी के वादे भी हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब IMF से नए कर्ज मुआहिदे के लिए भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या अहम अहदाफ के हुसूल के बावजूद मईशत पर IMF का बोझ लादना ज़रूरी है? पाकिस्तान में आप अगर पिछले जून में चले जाएं 2023, तो मैं तब भी कहता था कि IMF के बगैर मुल्क को चलाना प्रूडेंट या कोई सियानी पॉलिसी नहीं है। सही। पाकिस्तान के रिजर्व्स $4 अरब से नीचे चले, आज $9 अरब पे हैं।
पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 38% पे थी, आज 12.8% पे है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट का खसारा जो है वो तक $200 मिलियन रह गया है। ये सब काम IMF की अम्ब्रेला की वजह से हुए। मल्टीलैटरल्स ने भी पैसे आपको तभी दिए। पाकिस्तान के पास इस वक्त IMF के साथ एक अच्छा होम ग्रोन प्रोग्राम निगोशिएट करने की गुंजाइश पैदा हो गई है, बिकॉज ये रूम अवेलेबल है। IMF एंगेजमेंट तो करनी चाहिए, पर मुझे अब जो इसमें थोड़ा सा जिसे कहेंगे इनपुट देनी है वो ये है कि IMF की एंगेजमेंट किस टर्म्स पे करनी चाहिए। पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को खुद डिटर्मिन करना चाहिए, और उसके लिए जो वर्क है FBR के पॉलिसी पे, एनर्जी की पे, एक्सपेंडिचर की पॉलिसी पे, ओवरऑल बजट पे, प्राइवेटाइजेशन पे, इस प्रोग्राम को ऐसे लिखिए कि ये पाकिस्तान की जो कलीदी मसाइल हैं वो हल करने का प्रोग्राम हो, और फिर IMF इसको फंड करने को तैयार हो। बात दुरुस्त है। मैं अब भी कहता हूं कि लोगों को अभी भी जुलाई में जब बजट आ जाएगा, जब एनर्जी की कीमतें तब्दील होंगी, तो महंगाई का एक थोड़ा सा अपटिक जो है वो दिखाई देगा। सो पीपल हैव टू स्टिल स्टे केयरफुल। जब ये एंगेजमेंट हो जाएगी, प्रायर एक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं महंगाई जो डाउनवर्ड ट्रेंड पे है वो दोबारा उस तरफ चल पड़ेगी। ये एक ओवरऑल है, IMF में रहना इज अ प्रूडेंट पॉलिसी।